हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है मल्हार, उसका फर्स्ट चैप्टर करवा दिया है मातृभूमि। और आज हम करेंगे उस 6 क्लास का जो चैप्टर है मातृभूमि, उसके पाठ का जो समरी है, सार है, वो करेंगे और उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। क्योंकि कमेंट भी आया था कि प्लीज़ आप ये करवा देना, तो मैं आज जो 6 क्लास है उसके सारे सोल्यूशन करवा दूंगी। तो यहाँ पर आप समरी कर जाओगे, वो भी काफी है। फिर भी आपको पंक्तियां तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस चैप्टर में इतना कुछ नहीं है। तो इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं, जैसे कि इस पंक्ति को इसके साथ ये पंक्ति किसकी है, इस पंक्ति को ये पंक्ति हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एस्टेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ और हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी है जो मल्हार, वो स्टार्ट की है और मातृभूमि चैप्टर हमने वहां पर कर लिया है। तो आज हम करेंगे जो मातृभूमि चैप्टर है उसकी समरी और उसके प्रश्न उत्तर जो सोल्यूशन है उनको करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं समरी से। आप सभी जानते हैं जो मातृभूमि चैप्टर है, जो इसके जो कवि हैं वो कौन है, सोहनलाल द्विवेदी हैं। आपने ये अच्छे से रखना है, याद रखना है। और इसकी जो चैप्टर के अंदर जितनी पंक्तियां हैं उसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कई बार ना एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछ लेंगे ये पंक्ति कौन सी कविता की है और ये जो पंक्तियां दी हैं इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है। ठीक है, तो पंक्तियों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज करेंगे हम पाठ का सार। जो मातृभूमि कविता है, मातृभूमि कविता में सोहनलाल द्विवेदी ने भारत की भूमि की महानता और प्राकृतिक सुंदरता का गौरवगान वर्णन किया है। कवि कहते हैं, तो इस पाठ में क्या है, जो देश की मातृभूमि है, मतलब भारत की भौगोलिक प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। सबसे पहले है प्राकृतिक गौरव। उत्तर में हिमालय पर्वत एक मुकुट की तरह खड़ा है और दक्षिण में हिंद महासागर भारत माता के चरण धो रहा है। ये पहली पंक्ति थी ना, ऊंचा खड़ा हिमालय, वो वाली है। यहाँ गंगा यमुना त्रिवेणी जैसी पवित्र नदियां बहती हैं जो धरती को हरा भरा बनाती हैं। आगे है अनेकता में एकता। आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ के बागों में कोयल कूकती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, हर तरफ खुशहाली है। महापुरुषों की जन्मस्थली, जैसे जो पंक्तियां हैं उनमें कवि ने कहा था कि यहाँ पर रघुवीर, सीता और बुद्ध जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है। तो महापुरुषों की जन्मस्थली है, वह भूमि है जहां श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। और बुद्ध ने संसार को दया और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। आपको ये अच्छे से याद रखना है, किसका मार्ग दिखाया है, दया और अहिंसा का। निष्कर्ष कवि अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि को बार बार नमन करते हैं, क्योंकि यह केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि धर्म और युद्ध की भूमि है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो भी कविता के अंदर है सभी मेन पॉइंट इस पॉइंट से हमें क्लियर हो गए। वैसे भी कविता पढ़ने से हमें पता चल गया था, यहाँ पर भारत की भौगोलिक, प्राकृतिक और महापुरुषों के आदर्शों आदि का वर्णन किया गया है। अब हम आगे करते हैं प्रश्न उत्तर। जो इस कविता के प्रश्न उत्तर बनते हैं उनको करते हैं। यदि कोई 6 क्लास का स्टूडेंट भी देखेगा तो उसके लिए इजी हो जाएगा। प्रश्न कवि, जो पहला प्रश्न है, कविता में हिमालय को क्या कहा गया है। इस कविता में हिमालय को भारत का ऊंचा मस्तक या रक्षक के समान बताया गया है जो आसमान छू रहा है। ठीक है, जो हिमालय है, हिमालय को क्या कहा गया है, ऊंचा मस्तक या रक्षक के समान बताया गया है, क्योंकि ये उत्तर दिशा में है और भारत की रक्षा करता है। तो भारत की नदियों की क्या विशेषता बताई गई है, सेकंड क्वेश्चन है। तो भारत में गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों को क्या कहा जाता है, त्रिवेणी कहा जाता है। जैसी पवित्र नदियां बहती हैं, ये नदियां धरती को उपजाऊ बनाती हैं और चारों ओर हरियाली और खुशहाली बिखेरती हैं। ये नदियों के बारे में बताया गया है। इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, यहीं से ही मतलब जो एमसीक्यू बन के आते हैं यहीं से आते हैं। इस कविता में किन पुरुषों का उल्लेख किया गया है, जो इस कविता में है, राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध का उल्लेख किया गया है। जग को दया सिखलाने से क्या तात्पर्य है, मतलब जो इसमें पंक्ति आई थी ना उसका मतलब पूछा, इसमें अर्थ पूछा है। इसका तात्पर्य महात्मा बुद्ध ने, उन्होंने पूरी दुनिया को करुणा, प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है और लोगों का सही रास्ता दिखाया है। इसके बाद कवि ने मातृभूमि को किन किन नामों से पुकारा है। तो कवि ने जो पंक्तियां उनके अंदर जो मातृभूमि को किन किन नामों से पुकारा है, युद्ध भूमि कहा है, बुद्ध भूमि कहा है, धर्म भूमि कहा है, कर्म भूमि कहा है, जन्म भूमि कहा है। तो इन नामों से पुकारा है। तो इसका जो मोरल है, हर कविता का कुछ न कुछ सिखाने का तात्पर्य रहता है।
तो इस कविता का जो मोरल क्या है, यह कविता अपनी मातृभूमि से प्रेम करने, उसका सम्मान करने, उसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने की प्रेरणा देती है। ये इस कविता की सीख है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके एमसीक्यू जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है, हमें इसमें आप सभी को पता है, मात्र ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएगा कि मातृभूमि कविता के रचयिता है, ये पूछ सकते हैं, पंक्ति से पूछ सकते हैं, हम सभी जानते हैं सोनलाल द्विवेदी हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कविता में भारत के उत्तर में किसे खड़ा बताया गया है, तो आप सभी जानते हैं कि इसमें बताया गया हिमालय पर्वत को बताया गया। भारत के चरणों को कौन दो रहा है, हिंद महासागर दो रहा है। और जो हिंद महासागर के लिए यहाँ किस शब्द का प्रयोग किया गया है, सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सिंधु का भी पूछ सकते हैं आपसे, सिंधु किसके लिए शब्द का प्रयोग किया है मातृभूमि कविता में, हिंद महासागर के लिए किया गया है। तो आगे है कविता में नदियों के संगम का के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, संगम के लिए हम सभी जानते हैं संगम के लिए किस शब्द का, संगम का ही प्रयोग हुआ है। और झरने झरते जिसकी पहाड़ियों में, यह पंक्ति किसकी, यह किसकी पहाड़ियों की विशेषता की बात हो रही है, तो यहाँ पर किसकी पहाड़ियों की विशेषता की बात हो रही है, मातृभूमि की विशेषता की बात हो रही है। आगे है अमराइयों में कौन कूकता है, अमराइयां मतलब आम के बाग में कौन कूकता, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कोयल। इसका आंसर क्या है, कोयल। मल्य पवन की क्या विशेषता बताई गई थी, जो मल्य पवन दक्षिण के पहाड़ों से आती है, तो कविता के अंदर इसका वर्णन हुआ था, वह सुगंधित और शीतल होती है, हमने यही पढ़ा था इसके बारे में। जो शीतल और सुगंधित हवा होती है उसको बोलते हैं मल्य पर्वत की विशेषता बताई गई थी वहां पर। आगे है इस कविता में सिद्ध भूमि किसे कहा गया है, इस कविता में सिद्ध भूमि किसे कहा गया है, भारत की भूमि को कहा गया है। और मैं देखो सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ रही क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, मैं सीधे सीधे पता है कविता के अंदर सीधा सीधा दिया था। और 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक है, बहुत ईजी है, इसमें इतना समझाने की कोई जरूरत नहीं है। पहाड़ों को कहा गया है, समुद्र को कहा गया है, क्योंकि टाइम की वैल्यू क्या होती है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो जग को दया और अहिंसा का मार्ग किसने सिखलाया, हमें सभी अभी पढ़ा था, जग को दिया किसने सिखाया, गौतम बुद्ध ने सिखाया था। ठीक है, तो युद्ध भूमि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, युद्ध भूमि किसके लिए गया, कुरुक्षेत्र। वर्ड देखो यहाँ यदि मैं समझो कुरुक्षेत्र का तो यहाँ पर प्रयोग ही नहीं हुआ, पुराने किलों का कविता में कहीं पर प्रयोग नहीं हुआ, सरहदों के लिए कहीं पर प्रयोग नहीं हुआ, तो मातृभूमि के लिए युद्ध भूमि का प्रयोग हुआ है। कविता के अनुसार यहाँ बागों में कैसी हवाएं चलती हैं, मंद मंद और सुगंधित हवाएं चलती हैं, तूफानी ठंडी सूखी, इन सब का तो कहीं पर वर्णन नहीं हुआ। ठीक है, आगे है अनेकता में एकता का भाव किन कविता की किन पंक्तियों से झलकता है। एकता में अनेकता का भाव हिमालय पर्वत के वर्ण से कहीं से नहीं, समुद्र के वर्ण से नहीं, चिड़ियों के चहकने से, नदियों और महापुरुषों के वर्णन से क्या होता है, अनेकता में एकता का भाव झलकता है। ठीक है, कवि ने अपनी मातृभूमि को किस नाम से पुकारा, कवि ने यहाँ अपनी मातृभूमि को किस नाम से पुकारा, तो कवि ने यहाँ पर अपनी मातृभूमि कर्म भूमि के नाम से पुकारा था, क्योंकि जो स्वर्ण भूमि है वो तो जो हमारी देश की मिट्टी है, फसलें हैं, वह भी इसलिए उनके लिए स्वर्ण भूमि का प्रयोग किया था, तो कर्म भूमि है, इस मातृभूमि को इस नाम से पुकारा था। इस कविता का मुख्य संदेश क्या है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। इस कविता का मुख्य प्रकृति का वर्णन, हाँ ये था। महापुरुषों, देश और राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव, हाँ ये भी है। महापुरुषों की जीवनी इसके बारे में बताया गया है, राम, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पर बताया गया। भूगोल की जानकारी भी दी गई है, क्योंकि भूगोल के अंदर हमारे यही आता है ना, जो हमारी अर्थ की स्ट्रक्चर आती है, जो नदियां, पहाड़, जंगल, सब भूगोल के बारे में तो यहाँ पर जानकारी दी गई है। बट कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर में बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है, और यहाँ पर जो कवि सोनलाल द्विवेदी की जो देश प्रेम के लिए कविताएं लिखना उनका मुख्य उद्देश्य था, तो देश प्रेम और राष्ट्र का गौरव गान, तो पूरे देश का और पूरे राष्ट्र का क्या किया गया, यहाँ पर गौरव गान किया गया है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट होता है। तो आगे क्या है, भारत की धरती को बुद्ध भूमि क्यों कहा गया था, क्यों कहा गया था, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और अहिंसा का संदेश दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ बुद्ध के बहुत मंदिर है, ये तो कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत बुद्धिमान है, ये भी लॉजिक नहीं बनता। और क्योंकि यहाँ पर बुद्ध धर्म का केंद्र है, ये भी नहीं बनता। बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और अहिंसा का संदेश दिया। और यहीं पर हमारी यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। जो 6 क्लास की मातृभूमि कविता थी, उस कविता की पंक्तियां भी मैंने आपको करवा दी, और उस कविता के जो एमसीक्यू थे वो भी करवा दिए, और जो उस कविता के प्रश्न उत्तर थे मैंने वो भी करवा दिए। आप इनको अच्छे से कर लो, और आपको यहीं से सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग तो
कविता की पंक्तियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हमें पंक्तियों की पहचान होनी चाहिए। तो वहीं से मतलब मैच करने के लिए आ सकती है। कवि का नाम पूछ सकते हैं, सोहनलाल द्विवेदी है, ठीक है। उसकी रचनाएं पूछ सकते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में करवा दी, ठीक है। तो इसके बाद हम सेकंड चैप्टर करेंगे गोल वाला। और आप ना मुझे ये बताना कि मैं पूरा चैप्टर करवाऊं या सिर्फ पाठ का सार करवाऊं, क्योंकि आपके बताने से ही मुझे आइडिया लगता है कि कैसे करवाना चाहिए, क्योंकि पूरे पाठ को करवाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा चैप्टर रीड करवाना है। तो प्लीज कमेंट कर देना कि हम पाठ का सार ही करें या फिर पूरा चैप्टर करें। और देखते हैं आगे आगे, थोड़ा जल्दी करवाएंगे। एक वीडियो में 2 चैप्टर करवाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ताकि सिलेबस अच्छे से हो और रिवीजन ज्यादा अच्छे से हो, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।